बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 3 द सेल के इससे प्रीवियस लेक्चर्स में सारी की सारी सेल ऑर्गेनाइजेस को भी डिस्कस कर लिया और प्लांट और एनिमल सेल के एडवांटेजेस को और उनके डिफरेंसेस को भी देख लिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल स्पेशलाइजेशन को, यानी सेल्स किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, मखसूस हो जाते हैं। शुरू में तो जब सेल्स डिवाइड होते हैं ना, यानी एक सेल से जब वो डिवाइड होता है डिफरेंट सेल्स बनते हैं, तो जब नए सेल बनते हैं ना वो सब एक जैसे होते हैं। जब सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेल्स जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, मखसूस हो जाते हैं डिफरेंट बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके लिए। अच्छा, जैसे अभी आप क्लासरूम में हैं तो सब एक ही जैसी पढ़ाई करें, लेकिन आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे तो उसके लिए उनको डिफरेंट तरीके की पढ़ाई करनी होगी, उनका काम सबका अलग होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो सबकी स्टडीज एक जैसी होती है ना, इसी तरह से सेल्स भी शुरू में एक जैसे होते हैं, लेकिन आगे चल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। अब हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है सेल्स की, जैसे मीजोफिल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, ये दोनों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अलग फंक्शंस होते हैं, इनको भी हम बुक से डिटेल से रीड करेंगे। मसल सेल्स है जो हमारी बॉडी के मसल्स में मूव होते हैं, कि जब हम मसल्स को अपनी बॉडी को अपने आर्म को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूव करते हैं या अपनी बॉडी के मसल्स को मूव करते हैं, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, इनके अपने फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर और मतलब डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स है, मॉडिफिकेशंस है, न्यूरॉन सेल, सब सेल का स्ट्रक्चर, सबका फंक्शन, सबका काम डिफरेंट है, सबकी शेप डिफरेंट है और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ना उनके अंदर से स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। जैसे आरबीसीज है तो आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलिज मिसिंग है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा सके। लिवर सेल्स है तो इसके अंदर जो है वो फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है ताकि एनर्जी ज्यादा मिल सके इसको और ये ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो ऐसे सब सेल्स के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, फंक्शंस भी डिफरेंट है और उनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हुई हुई है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सेल स्पेशलाइजेशन में हम इन सारे सेल्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, सेल स्पेशलाइजेशन पूरा भी आ सकता है, तो तब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इन सबको ना 3 से 4 पॉइंट्स में डिस्कस करना है, या मेन मेन बस पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर अलग से किसी सेल पे नोट आ जाता है, जैसे मसल सेल्स हैं या फिर न्यूरॉन्स वगैरह हैं या लिवर सेल्स हैं, इन पे अलग से भी आपके पास लॉन्ग में या शॉर्ट में नोट आ सकता है, तो तब भी आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से करना है। वैसे भी आपका न्यू टॉपिक है ना, तो और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, आगे डिवीजन ऑफ लेबर है विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स, यानी सेल्स के अंदर कैसे डिवीजन हुई हुई है और सेल्स के दौरान कैसे डिवीजन है। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, तो उन सबके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो सेल के अंदर भी काम जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं। और उसके बाद जब सेल्स हैं, उन सब सेल्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शन है ना, जैसे मीजोफिल सेल्स का अलग, मसल सेल्स का अलग, आरबीसीज का अलग। तो फिर सेल्स के एक तो सेल के अंदर विद इन डिवीजन है और एक सेल्स के दरमियान डिवीजन हुई भी है, तो इन दोनों डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सेल्स के अंदर कैसे डिवीजन है ऑर्गेनेलिस की, मतलब डिवीजन क्या है, काम बांटा हुआ है ना उन्होंने। और सेल्स के दरमियान में, डिफरेंट सेल्स के दरमियान कैसे डिवीजन है, तो सेल्स के अक्रॉस डिवीजन, ये दोनों डिवीजन को भी हम देखेंगे। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले, हम अपने टॉपिक को बुक से पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन की वजह से ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उसका एक सिस्टम बन पाता है। एक सिंपल सा सेल जब अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज करके स्पेशल काम करने के लिए तैयार होता है, करते हैं ना खुद को, तो उसको कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, स्पेशल हो जाना, खास हो जाना, किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए मखसूस हो जाना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक ही तरह के सेल्स नहीं होते, यानी कि एक ही जैसा सेल है पूरी बॉडी के अंदर, डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, उनकी शेप, उनका साइज, उनके फंक्शन, सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स डिफरेंट है, व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट जगहों के सेल्स हैं, जैसे लिवर के सेल्स डिफरेंट है, मसल्स के सेल्स डिफरेंट है। तो हर सेल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर सेल नहीं, मतलब हर एक तरह के जो सेल्स है ना, ये जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
वो दूसरे तरह के सेल से डिफरेंट होते हैं। तो जो हर टाइप है ना सेल की, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक खास एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है, और वो एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल एक खास काम कर रहा होता है, उसका फंक्शन भी स्पेशल होता है। तो जब सेल्स बनते हैं ना डिवीजन के टाइम पे, तब तो वो सब सिमिलर होते हैं, तब वो सब एक जैसे होते हैं। यानी जब सेल की डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड होता है और एक नया सेल बनता है, तब वो सब सेल्स डिफरेंट सिमिलर होते हैं। लेकिन आगे चल के उस सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन। स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं या डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो मखसूस हो जाता है। जैसे जब आप अभी क्लास में, अभी आप 9th क्लास में हैं, आप सब एक जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, एक जैसी बुक्स पढ़ रहे हैं। 10th में जाएंगे तब भी एक जैसी बुक्स पढ़ेंगे, 11th 12th में भी एक जैसी बुक्स पढ़ेंगे। लेकिन 11th 12th में ये होगा कि कोई मेडिकल रखेगा, कोई प्री इंजीनियरिंग रखेगा। लेकिन उसके बाद जब आप एफएससी कर लेंगे तो कोई डॉक्टर बन रहा होगा, कोई इंजीनियर बन रहा होगा, कोई टीचर बन रहा होगा। सबकी पढ़ाई एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो शुरू में तो सब सेम थे ना, सबने सेम तरह तरह से पढ़ा, सब जो थे वो स्टार्टिंग से बिल्कुल सेम चलते आ रहे थे। लेकिन आगे चल के सबने क्या किया, एक डिफरेंट फील्ड को चूज कर लिया, और उस डिफरेंट फील्ड की वजह से सबका इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया, सबके काम डिफरेंट हो गए। डॉक्टर जो बन रहा है वो अलग तरह के माहौल में पढ़ रहा होगा, अलग चीजें पढ़ रहा होगा, लैब्स डिफरेंट तरह की होंगी, पढ़ाई टीचर सब डिफरेंट होगा। इवन वो व्हाइट कोट भी पहनते होंगे, तो उनका जो है वो भी डिफरेंट है, उनका गेटअप भी डिफरेंट है, इंजीनियर का डिफरेंट है, जो टीचर बने। तो इसी तरह से एक पूरी एक प्रॉपर सोसाइटी डेवलप करेगी। अगर सब बच्चे जो हैं वो एक ही तरह का प्रोफेशन में चले जाएं, एक ही फील्ड में चले जाएं, तो एक सोसाइटी तो नहीं बन सकती। सोसाइटी में तो सब चीजों की जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी, टीचर की भी, हर फील्ड की जरूरत है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस की जरूरत है। तो सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए खुद को क्या कर लेते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सब सेल सेम होते हैं, लेकिन आगे चल के वो क्या हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना स्पेशलाइजेशन का, इसके दौरान इनको जो है वो सेल्स को क्या दिए जाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाता है इनका। मतलब खास तरीके का इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। इनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से, इनकी जो बनावट है ना वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इनके अंदर के जो फीचर्स हैं, जो खसूसियात है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी मखसूस हो जाते हैं किसी एक फंक्शन के लिए। तो आगे चल के हम सेल स्पेशलाइजेशन को पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों की स्पेशलाइजेशन को। सबसे पहले जो सेल्स डिस्कस किए हुए हैं ना वो है मीजोफिल सेल्स। अच्छा, मीजोफिल सेल्स का क्या मतलब है? मीसो कहते हैं मिडल को यानी दरमियान, और फिल कहते हैं लीव्स को। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लीव्स के मिडल में प्रेजेंट होते हैं, उनके दरमियान में, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनको ना प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये ग्रीन सेल्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। अब ये एक लीव का स्ट्रक्चर है, लीव का आप देखें ना, इसके मिडल में, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है ग्रीन कलर के। अच्छा, अब इनका ये किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका मखसूस फंक्शन क्या है, ये किस लिए खास होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन। तो जो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड की प्रोडक्शन करवाता है ना, तो वो कौन करते हैं? मीजोफिल सेल्स करते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हमने अभी जो ऑर्गेनेलिस डिस्कस की तो उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा ना, कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट है? वो मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर जो मीजो लीव्स के में जो मीजोफिल सेल्स है ना, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, जो लाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, उसको पकड़ लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उससे फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड बनाता है। प्लांट जो फूड की प्रोडक्शन करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, और फिर प्लांट्स जो है वो फूड की प्रोडक्शन करते हैं। अब इनकी जो शेप होती है ना, मीजोफिल सेल्स की जो शेप है, इनकी जो शक्ल है, और इनकी जो अरेंजमेंट है लीव्स के अंदर, वो इसी तरह से होती है कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, कि लाइट की ज्यादा से ज्यादा लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके, इसी तरह से ये लीव्स के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। ये लीव है, और लीव के दरमियान में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और इन सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आगे है एपिडर्मल सेल्स। ये भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स भी प्लांट्स में प्रेजेंट है, और एपिडर्मल सेल्स भी
प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एपी का मतलब होता है अपर, अपर यानी ऊपर वाली, और डर्मल हम कहते हैं लेयर को। सही है, तो एपिडर्मल सेल्स जो है ना वो ऐसे, डर्मा स्किन को भी वैसे तो कहते हैं और लेयर को भी कहते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स जो है ना वो ऐसे सेल्स होते हैं जो प्लांट के आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, यानी प्लांट के सबसे बाहर ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे स्किन हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है ना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ऐसे ही एपिडर्मल सेल्स प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट क्या होते हैं, चिपटे, बिल्कुल सीधे और टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये एपिडर्मल सेल्स बिल्कुल कैसे हैं, ये फ्लैट से सेल्स है, बिल्कुल फ्लैट सीधे सेल्स हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये लेयर बनाते हैं, एपिडर्मिस बनाते हैं प्लांट्स की, यानी प्लांट की बाहर वाली लेयर बनाते हैं। ये देखिए ना, ये बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट है लीफ की, ये भी बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट है लीफ की। तो ये अपर एपिडर्मिस है जो ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट है, और लीव्स की जो नीचे वाली लेयर पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस जो है ना वो क्या करता है, वो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्किन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है ना, ऐसे ही एपिडर्मिस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस जो है वो क्या, वो दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। मॉडिफाई क्या होता है, बेहतर बनाना, खुद को मॉडिफाई कर लेना और ज्यादा बेहतर बना लेना। तो एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मखसूस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कैसे, अब आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि जो रूट के एपिडर्मिस है ना, रूट क्या होता है, जो जड़ें होती है प्लांट्स की, उनके अंदर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें रूट हेयर सेल्स होते हैं। रूट हेयर सेल्स यानी बालों की तरह ना वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, जैसे बाल होते हैं ना, ये यहाँ पे बने हुए ये रूट हेयर सेल्स, ये बिल्कुल बाहर की तरफ यूं निकले हुए होते हैं। तो ये सेल्स जो ना वो एक्सटेंशन होती हैं, यानी बाहर की तरफ ये एक्सटेंड हुए हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं और बिल्कुल हेयर्स की तरह ऐसे लग रहा होता है जैसे हेयर है। तो ये रूट हेयर्स जो है वो क्या कर देते हैं, वो सरफेस एरिया को यानी एरिया को बढ़ा देते हैं। देखो ना, अगर सिर्फ रूट ऐसे है, ऐसे एक जड़ बनी हुई है, तो वो तो इतना वाटर वगैरह या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर उसमें से यूं करके पूरे हेयर्स जो है वो निकले हुए हों और वो फैले हुए हों बाहर की तरफ, अब ये कितने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ इतना सारा निकली हुई है। तो ये प्रोजेक्शंस होती हैं जो बाहर की तरफ निकली होती है और ये पानी और मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, एरिया भर जाते हैं और ज्यादा ये हेयर्स जो है इनकी वजह से। अब यहाँ से भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे। पहले तो सिर्फ यहाँ से होने थे ना, अब इन एक्सटेंशन की वजह से हर जगह से मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो इसने मॉडिफाई करके और ज्यादा बेहतर बना लिया। और जो लोअर एपिडर्मिस है ना लीव्स की, उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें ना गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये ना इस तरह से बिल्कुल एक बीन शेप्ड, लोबिया की शेप्ड के ना सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर। ये क्या करते हैं, लीव्स का जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा क्या चीज है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा। स्टोमेटा जो है ना वो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे से सुराख, जैसे हमारे छाननी में सुराख होते हैं ना, चाय छानने वाली, हमने न्यूक्लियस के अंदर भी देखा, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। पोर्स कहते हैं छोटे छोटे से होल्स, छोटे छोटे से सुराख। तो ये होते हैं लीफ की सरफेस के अंदर, और वो क्या करते हैं, लीफ में जो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है ना प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही है, वाटर वेपर्स जो हैं वो प्लांट के अंदर आ रहे हैं, या फिर जो है वो सनलाइट के अंदर वाटर वेपर्स प्लांट के खत्म हो जाते हैं ना, यानी सनलाइट की वजह से ट्रांसपायरेशन होती है कि वो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है ना, वाटर वेपर्स के एक्सचेंज होना और गैसेस के एक्सचेंज होना, वो हो रहा होता है स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये जो है वो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यानी गार्ड सेल्स जो है जब इनके अंदर फुल इनके वाटर मिला हुआ होता है, ये टर्जिड हुए हुए होते हैं, तो ये स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है, और जब इनका वाटर कम हो जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि गार्ड सेल्स कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, और इनकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से होती है। बस आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो लोअर एपिडर्मिस है ना, इसने खुद को मॉडिफाई कर लिया और इसके अंदर गार्ड सेल्स आ गए जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इन्वॉल्व है। अब आगे है मसल सेल्स, यानी वो सेल्स जो हमारी बॉडी के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, यानी सुकड़ते हैं मसल्स, इनकी वजह से और रिलैक्स होते हैं। और फिर क्या प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट, जो हम मूवमेंट करते हैं जैसे अपने हाथों की या किसी भी मसल्स की जो मूवमेंट होती है, वो जो है वो किस वजह से होती है, वो मसल सेल्स की वजह से होती है। मसल सेल्स जो है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं।
जो क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? छोटा होना या सिकुड़ना। मसल सेल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। जब हम अपना बाजू या अपना हाथ कुछ भी मूव करते हैं ना, तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ये बाकी सेल्स की तरह ऐसे गोल या इस तरह के स्ट्रक्चर के नहीं होते, बल्कि ये लॉन्ग शेप के, इस तरह से लॉन्ग शेप के इलोंगेटेड टाइप सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो है इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक्टिन होता है, एक्टिन और दूसरे प्रोटीन्स फिल्ड होते हैं। हमने एक्टिन पीछे पढ़ा था ना, साइटोस्केलेटन जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिन से बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का। और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, एक्टिन भी होता है और एक और प्रोटीन होता है मायोसिन, जो इसमें इन्वॉल्व होता है। अब मसल सेल्स हमारे पास तीन तरह के हैं। कौन कौन से? एक स्केलेटल मसल सेल्स हैं, एक कार्डियक मसल सेल्स हैं और एक स्मूथ मसल सेल्स हैं। जब अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना अगर मसल सेल्स के बारे में लिखने के लिए, तो आपने इन तीनों सेल्स की ना अलग हेडिंग बना के लिखना है। स्केलेटल की अलग, कार्डियक की अलग और स्मूथ मसल सेल्स की अलग। अब स्केलेटल मसल सेल्स जो है वो कैसे मसल सेल्स हैं? वो लॉन्ग होते हैं, एक तो वो लंबे होते हैं। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये स्केलेटल मसल सेल्स हैं जो किस तरह से हैं? लॉन्ग शेप में है। और दूसरा ये क्या होते हैं? ये स्ट्राइएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब क्या होते हैं? जैसे ना यूं बैंड्स बने होते हैं, ये इस तरह से लाइट और डार्क बैंड्स बने होते हैं इसके अंदर, उसको कहते हैं स्ट्राइएशंस। जब भी माइक्रोस्कोप में स्केलेटल मसल सेल्स को देखा जाता है ना, तो उसमें स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। यहाँ पे भी आपको ये शो हो रहे होंगे, इसके अंदर लाइट और डार्क, लाइट और डार्क, लाइट और डार्क बैंड्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइएशंस। तो स्केलेटल मसल सेल्स जो है वो एक तो लॉन्ग सेल्स होते हैं और दूसरा स्ट्राइएटेड सेल्स होते हैं। अच्छा, दे आर अटैच्ड टू बोन्स। नाम से पता चल रहा है कि ये स्केलेटन में इन्वॉल्व होंगे, यानी जो हमारा ढांचा है, जो स्केलेटन है, उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ये कहाँ अटैच्ड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन्स में, हड्डियों में। अब ये कैसे सेल्स हैं? ये वॉलेंट्री सेल्स हैं। वॉलेंट्री क्या होता है? जो जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो ऑटोमेटिक नहीं होते बल्कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे कंट्रोल में। तो मसल सेल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर अपना बाजू मूव करना है या नहीं करना, तो ये हमारे कंट्रोल में ना। मैं अगर अपना हाथ यूं मूव कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो ये मेरी मर्जी है। अगर मैं ना चाहूँ तो ना मूव करूँ। तो ये वॉलेंट्री एक्शन होता है जो हम अपनी मर्जी से हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो मसल सेल्स जो है वो वॉलेंट्री होते हैं, इनके एक्शन और उनकी कॉन्ट्रैक्शन और जो है वो कंट्रोल में होती है हमारे। अब इनके जो कंट्रैक्शंस होती है ना, उनकी वजह से स्केलेटन जो है बॉडी का वो मूव करता है और बॉडी के अंदर मूवमेंट्स और लोकोमोशन प्रोड्यूस होती है। लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जो मूवमेंट होती है ना, जैसे हम अपनी टांगों से चल के एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो उसको कहते हैं लोकोमोशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं ना वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रांच्ड है। लेकिन ना ये कैसे थे? ये जो मसल सेल्स थे, स्केलेटल मसल सेल्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, सीधे हैं। लेकिन जो कार्डियक मसल सेल्स है, इनके अंदर किस तरह से ये ब्रांचेस बनी हुई है, ये इस तरह से इनके अंदर ना ब्रांचेस सी बनी हुई होती हैं, ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, शाखें निकली हुई होती हैं इसकी। तो कार्डियक मसल सेल्स ब्रांच्ड भी हैं और कार्डियक मसल सेल्स स्ट्राइटेड भी हैं, यानी इनके अंदर भी ये लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स। ये दिल की वॉल्स में, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इनवॉलेंट्री हैं। अब हम अपने हार्ट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, कि मतलब हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो उस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि पंप करे या ना करे, उस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता प्रोसेस, जो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो हार्ट कार्डियक मसल सेल्स इनवॉलेंट्री हैं। स्केलेटल मसल सेल्स कैसे थे? वॉलेंट्री थे, ये इनवॉलेंट्री हैं। अच्छा, और इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड पंप होता है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है स्मूथ मसल सेल्स। क्या है? स्मूथ मसल सेल्स। ये जो है वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड का क्या मतलब है? स्पिंडल ना ऐसी सी शेप होती है, जो ऐसी जो शेप होती है ना, इस तरह की, जो किनारों से बारीक होती है, अपनी साइड से बारीक होती है और सेंटर से क्या होती है? मोटी होती है। ऐसी शेप को कहते हैं स्पिंडल। इनकी शेप आपको नजर आ रही है ना, कैसी है? स्पिंडल टाइप शेप है, यानी साइड से कैसी है? बारीक है और सेंटर से क्या है? मोटी है। तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं।
जो अभी हमने देखा स्केलेटल मसल सेल्स और कार्डियक मसल सेल्स वो दोनों स्ट्राइएटेड थे, लेकिन स्मूथ मसल सेल्स जो है वो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। अब देखिए इन दोनों में तो बैंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बैंड्स नहीं नजर आ रहे, ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। अच्छा, ये भी इनवॉलेंटरी होते हैं एक्शन में, इनका एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनमें प्रेजेंट होते हैं। अब उनका एक्शन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से पूरा हमारा गुजरता है ना, जैसे माउथ से हम खाना खाते हैं, उसके बाद अंदर ईसोफेगस जो है वो एक नाली होती है जिससे फूड गुजरता है, स्टमक तक जाता है, स्टमक होता है, फिर उसके बाहर हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। और उसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ब्लड के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं और ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो हम इनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इनका एक्शन भी कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। अब आगे है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है ना वो ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को या फिर सिग्नल्स को जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। ये हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। जब भी ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल कोई कांटा चुभ गया, आपके हाथ पे या पाँव पे कोई कांटा चुभा है, अब वो जो मैसेज है आपके ब्रेन तक जाएगा और आपका ब्रेन बताएगा कि इस जगह पे पेन हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो क्या होता है, वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन्स ही वो सिग्नल्स लेकर जाती हैं, हाथ से सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाएंगी, फिर ब्रेन से जो है वो सिग्नल वापस आपके हाथ तक आएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो पेन हो रही है। या फिर किसी गर्म चीज को जब टच करते हैं तो आप अपना हाथ वापस लेते हैं। जो सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ना वो कौन करते हैं, न्यूरॉन्स। अच्छा, ये ब्रेन वगैरह में, स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो है वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और ये क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो ब्रेन और स्पाइनल कोड का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये क्या, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये ट्रांसमिट करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं, पहुंचाते हैं मैसेजेस को, या फिर ये जो मैसेजेस सिग्नल्स पहुंचाते हैं ना उनको कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। अब ये बॉडी के अंदर जो है वो पूरी बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स का फैलाव होता है और जिसमें वो ये नर्व इम्पल्सेस के थ्रू मैसेजेस पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में। अच्छा, अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ना इनके अंदर एक यूनिक, एक मखसूस, एक मुनफरिद, एक अलग किस्म का जो है ना वो मुनफरिद किस्म का स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूरॉन जो है उसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके सेंटर में जो है वो सेल बॉडी प्रेजेंट है और इसके अंदर से दो तरह की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकलती हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस क्या होता है कि न्यूरॉन के अंदर ना जो मेन चीज है वो है उसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना मेन, तो इसके अंदर जो है वो सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के अंदर से ना यहाँ से जो वो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं ना जेली लाइक मटेरियल, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म से ना बाहर की तरफ, ये देखिए ना, ये साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ एक्सटेंशंस यानी प्रोजेक्शंस लंबी लंबी सी जो है ना बाहर की तरफ निकल आती हैं। और ये जो है ना ये किस लिए निकलती है, ताकि सिग्नल्स को रिसीव कर सके। जैसे एंटीना होते हैं ना, एंटीने की तरह ये अंदर से निकलती हैं बाहर की तरफ सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। अब ये दो तरह की हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दो तरह की हैं, एक होती हैं डेंड्राइट्स और एक होती हैं एक्सोन्स। डेंड्राइट्स जो है ना वो शॉर्ट एक्सटेंशंस होती हैं, यानी साइज में ये छोटी होती हैं। ये नजर आ रही है आपको, डेंड्राइट्स कैसे हैं, छोटी छोटी सी, बहुत सारी, ढेर सारी है डेंड्राइट्स, छोटी छोटी सी है साइज में और बहुत सारी हैं। और जो एक्सोन्स है ना वो लॉन्ग होती है और ये जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे ये बहुत सारी है ना, एक्सोन्स इतने ज्यादा नहीं होते और ये लॉन्ग होता है। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये शॉर्ट एक्सटेंशन होती है, छोटी छोटी सी होती है, नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, यानी बॉडी से इम्पल्सेस को लेती है और सेल बॉडी तक लेकर आती हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ हो रहा है ना, बॉडी के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं ये उसको रिसीव करेंगी और सेल बॉडी तक लेकर आएंगी। ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ तक लेकर आ जाएंगी। अब सेल बॉडी आगे जो है वो उसको डिसाइड करेगा और डिसाइड करने के बाद फिर वो उसने जो मैसेज भेजना है ना बॉडी तक, वो किसके थ्रू भेजेगा, एक्सोन के थ्रू। तो एक्सोन जो है वो लॉन्ग एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि इससे पूरी बॉडी तक मैसेज को पहुंचाना है आगे, तो इस एक्सटेंशन का लॉन्ग होना जरूरी है। तो ये लॉन्ग एक्सटेंशन होती हैं, ये नर्व इम्पल्स को, न्यूरॉन्स जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं ना उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये नर्व इम्पल्स को जो है वो सेल बॉडी से अवे, यानी सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है बॉडी तक। अच्छा,
ये ना अक्सर बच्चों को मिक्स हो जाता है कि कौन जो है वो मैसेज लेकर आती है और कौन लेकर जाती है। तो ऐसे याद रखें कि एक्सॉन ए से एक्सॉन, ए से अवे। एक्सॉन जो है वो मैसेज को अवे लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है, और डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी तक मैसेज लेकर आती है। अब आगे है रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एरिथ्रो जो ना वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड, और साइट कहते हैं सेल को। तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। ये जो ब्लड सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये किस काम के लिए स्पेशलाइज होते हैं, मखसूस होते हैं कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। कहाँ से? लंग्स से। लंग्स से कैरी करते हैं और कहाँ तक लेकर आते हैं? हमारी बॉडी के टिश्यूज तक। अब जब रिस्पायरेशन होते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ सांस किसके थ्रू लेते हैं? लंग्स के थ्रू ही लेते हैं ना। तो लंग्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आती है, और ऑक्सीजन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी से। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आता है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर आया? लंग्स में आया। अब लंग्स से उस ऑक्सीजन ने पूरी बॉडी तक ट्रांसफर भी तो होना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो पूरी बॉडी में जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन जो लंग्स से बॉडी तक ट्रांसफर होना है, उसको कौन लेकर जाता है? उसको लेकर जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये जो है ना, इनकी शेप कैसी होती है? बायकनकेव डिस्क सी शेप होती है, जैसे गोली की शेप होती है ना, गोली की, उस तरह की शेप होती है जो हम गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं। और या फिर जैसे डोनट होता है, जो डोनट खाते हैं, उसकी तरह की शेप होती है, लेकिन डोनट जो है वो दरमियान से उसमें होल होता है ना, इसके दरमियान में होल नहीं होता है। इसकी शेप ऐसी होती है जैसे बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होती है, और दरमियान से ना थोड़ी सी ये दबी हुई होती है। ये मैं इसका अटैच कर रही हूँ यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कैसी है इसकी शेप। सेंटर से थोड़ी सी दबी हुई है, अंदर की तरफ प्रेस हुई हुई है, और बिल्कुल डिस्क के जैसी शेप है, गोल। अच्छा, अब ये क्या है, इनकी जो शेप है ना, उसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इनका एरिया बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इनके ऊपर एब्जॉर्ब रिलीज होती है। एरिया कैसे बढ़ जाता है? जैसे समझे, एक बिल्कुल फ्लैट रोटी है, जो बिल्कुल फ्लैट रोटी होती है, उसके ऊपर ज्यादा मसाला लग सकता है ना। जैसे अब अगर रोटी पका रहे हैं, उसका कोई मसाला लगा रहे हैं आलू का या किसी भी चीज का, तो उसके ऊपर बिल्कुल, अगर हम फ्लैट रोटी के ऊपर ज्यादा मसाला लग सकता है, लेकिन अगर हम गोल पेड़ा बना देंगे तो उसके ऊपर तो इतना मसाला नहीं ना लग सकता। तो इसलिए ये भी बिल्कुल फ्लैट डिस्क शेप के होते हैं, ताकि इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लग सके। तो इनकी जो सरफेस होती है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट डिस्क सरफेस होती है, ताकि इसके ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन लग सके। तो इस वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो कि असल में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। यानी इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और असल में जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है ना, वो हीमोग्लोबिन ही कर रहा होता है। और इस रेड कलर के पिगमेंट की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। जैसे ग्रीन पिगमेंट है ना क्लोरोफिल के अंदर, तो प्लांट का जिन पार्ट्स में वो प्रेजेंट होते हैं, उनका कलर ग्रीन हो जाता है। तो और जो क्रोमोप्लास्ट थे, उनमें जहाँ पे वो कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कलर जो है वो कलरफुल हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। इसी तरह से इस रेड पिगमेंट की वजह से, इस रेड कलर की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? रेड। मैमल्स में, जो ह्यूमंस हैं या जो मैमल्स होते हैं, जिस तरह मैमल्स क्या होते हैं कि जो जिनकी बॉडी पे हेयर होता है, जिनकी मदर जो है वो फीड कराती हैं, उनको मैमल्स कहते हैं ना। ये हमारे पास एक क्लास है, हमने पीछे पढ़ा है टेक्सोनोमिक रैंक्स में। उनके अंदर जो मिच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी वो रेड ब्लड सेल्स जो मिच्योर हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुकी है, उनके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो ऑर्गेनेलीज है वो नहीं होती। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर, मैमल्स में ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इसके वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो जाता है, यानी कि इनके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो आ जाता है, भर जाता है, अकोमोडेट होता है, जगह लेना किसी जगह पे। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल मतलब आप ऐसे समझे, जैसे एक बस है, बस के अंदर जो है सामान लोड करना है, तो अब ज्यादा से ज्यादा सामान लोड करने के लिए जो है वो क्या किया जाएगा? उस बस की सीट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि इस बस के अंदर ज्यादा सामान लोड हो सके। इसी तरह से जो आरबीसीज है, वो भी अपनी ऑर्गेनेलीज को बाहर निकाल देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, ताकि उसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, और ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं लिवर सेल्स को। लिवर सेल्स जो है ना, ये बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बिजी सेल्स होते हैं। यानी हमारे जो बॉडी का ऑर्गन है ना लिवर, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं लिवर सेल्स। ये बिल्कुल एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम कर रहे होते हैं, जो कि फूड को, वेस्ट को, टॉक्सिन्स को, सबको मैनेज करते हैं। इन्हें हिपेटोसाइट्स भी कहा जाता है। हिपेटो कहते हैं लिवर को, यानी बायोलॉजी की टर्म में ना हिपेटो कहते हैं लिवर को, और साइट्स कहते हैं सेल्स को।
तो हिपेटोसाइट्स होते हैं लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स का दूसरा नाम हिपेटोसाइट्स है। अब ये जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। कैसे? ये ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी करते हैं। हम जो फूड लेते हैं ना, हम जो फूड खाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं ना, तो जितनी ग्लूकोज जरूरी होती है वो तो बॉडी में यूज हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होती है ना, वो लिवर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो लिवर अपने पास ग्लूकोज को जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। अच्छा, आयरन को भी अपने पास स्टोर करते हैं और कुछ दूसरे जो विटामिन्स हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें भी स्टोर करते हैं। उसके अलावा ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं, यानी उन्हें तोड़ के और उन्हें कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डी होते हैं रिमूव करना। अच्छा, टॉक्सिन कहते हैं हार्मफुल चीज को और फिकेशन कहते हैं हम प्रोसेस को, यानी ऐसा प्रोसेस जिससे हार्मफुल चीज को रिमूव कर दिया जाए बॉडी से। उसके अलावा क्लोटिंग प्रोटीन्स भी बनाते हैं ब्लड में। हमारे जब भी कहीं पे कट आता है, आपकी फिंगर पे या कहीं पे भी कट आता है, तो जब ब्लड निकलता है थोड़ी देर बाद ब्लड वहां पे जम जाता है ना, तो वो क्यों जम जाते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। क्लॉट कहते हैं जमने को, जो कि ब्लड को क्या कर देती है? वो जमा देती है, फौरन से वहां पे क्लोटिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं। अगर वो ना आए ना तो ब्लड बहता जाए बहता जाए बहता जाए, और एक छोटे से कट की वजह से भी आपकी बॉडी का बहुत सारा ब्लड वेस्ट हो जाए। तो क्लोटिंग प्रोटीन्स उसको क्लॉट कर देती है। उन क्लोटिंग प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कौन करवाता है? लिवर करवाता है। इसके अलावा ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल भी करती हैं। अब रिसाइकलिंग का वर्ड क्यों यूज हुआ यहाँ पे? रिसाइकलिंग का होता है ना दोबारा से यूज करना, यूटिलाइज करना। अब जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो पुराने हो जाते हैं, जिनका बॉडी को कोई फायदा नहीं रहता, ये उनको क्या कर देते हैं? उनको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद उनके अंदर जो यूजफुल चीजें होती है, जैसे आयरन होता है, हमने देखा ना ये आयरन को स्टोर करते हैं, यहाँ पे पड़ा आयरन वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो यूजफुल होते हैं, ब्लड के जो कंटेंट्स होते हैं यूजफुल, उनको अपने पास ये स्टोर कर लेते हैं और बॉडी को जब जरूरत होती है तो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ओल्ड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करते हैं, यानी दोबारा से यूज में लाते हैं उनकी चीजों को। अच्छा, आगे बताया हुआ, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स, यानी इनके अंदर जो है ना वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट उभरा हुआ खास तौर पे न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि ये मैक्सिमम एक्टिविटीज, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ना, बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, मैक्सिमम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अब उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, तो इसके लिए इनके अंदर न्यूक्लियस भी जो है वो प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है ना, तो क्योंकि इनको बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो एटीपी ज्यादा बनता है और ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस इन्होंने करने होते हैं, यानी जिसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। इनके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद इनके पास एक्सपेंसिव होता है, फैला हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क होता है किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स पढ़ी ना, रफ और स्मूथ। तो इसके अंदर जो स्मूथ वाली टाइप है ना वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था? वो डिटॉक्सिफिकेशन करती थी हार्मफुल केमिकल्स की, लिपिड्स की सिंथेसिस करती थी, यानी जो लिपिड्स थे उनकी मेटाबॉलिज्म करती थी, उनको प्रोड्यूस करवाती थी। तो लिवर के अंदर भी ये फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि हर सेल जो है उसके जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की हुई हैं। जैसे जो अभी हमने अभी सेल्स देखे यहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स, उन्होंने तो अपने अंदर से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकाल दिया था ताकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, क्योंकि उनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रख सके। अब इन्होंने जो है वो बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, इनके अंदर न्यूक्लियाई भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो हर सेल जो वो अपने फंक्शंस के हिसाब से डेवलप हुआ है। अच्छा, अब इनके अंदर जो है वो परऑक्सीसोम्स भी होते हैं। परऑक्सीसोम्स जो है ना वो एक ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो टॉक्सिन्स को, जो हार्मफुल केमिकल्स है ना उनको तोड़ते हैं। तो इन्होंने जो इनका फंक्शन है ना कि इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन करवानी है, तो इनके अंदर परऑक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जो है उनकी टॉक्सिसिटी को, यानी उनके हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उनके हार्म को खत्म करते हैं, कम कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं उनको। अच्छा, अब इनके अंदर स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं
वो क्या करती हैं, वो लिवर सेल्स के अंदर, और वो कलेक्ट करती हैं, डक्ट्स कहते हैं नालियाँ, नालियाँ सी जैसे प्रेज़ेंट होती हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो कलेक्ट करती हैं, जमा करती हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं, पहुँचाती हैं किस चीज़ को, लिवर्स की जो एक सिक्रीशन होती है ना, जो लिवर प्रोड्यूस करते हैं, वो होती है बाइल। लिवर सेल्स क्या जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाइल। ये ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो कि ना बॉडी में फैट्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व्ड होता है। तो ये बाइल डक्ट्स के थ्रू उसको सिक्रीट करती हैं, फिर ये जो है वो इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है और वहाँ पे स्टमक में जाता है, और फैट्स की जब डाइजेशन हो रही होती है ना हमारी बॉडी में, जब डाइजेस्ट हो रहा होता है फूड, तो उसमें फैट की डाइजेशन में ये बाइल हेल्प करता है, और इसको कौन रिलीज करता है, लिवर बनाता है और फिर इसको रिलीज कर देता है वहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा एक और इसका प्रोसेस है कि जो टॉक्सिक अमोनिया, अमोनिया हमारी बॉडी के लिए ना बहुत टॉक्सिक होता है। NH3 का फॉर्मूला होता है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो बॉडी के अंदर जो अमोनिया होता है ना, उसको ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। लिवर के अंदर एक पूरा यूरिया साइकिल होता है, जिसके थ्रू अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका काम है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। तो ये अमोनिया को, जो कि एक टॉक्सिक फॉर्म है, उसको लेस टॉक्सिक, कम टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से ये किडनी के फंक्शन में हेल्प करता है। असिस्ट करना क्या होता है, हेल्प करना, एड करना कैसे करता है, कि फिर ये यूरिया को ना किडनी तक पहुंचा देता है, और फिर किडनी जो है वो यूरिया को बॉडी से रिलीज कर देती है यूरिन की फॉर्म में। अब अमोनिया के फॉर्म में तो नहीं कर सकती इतना, यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर देती है। तो यहाँ से आपको एक ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को, कि अमोनिया को उसने सेफ बना दिया, पहले तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया उसकी सेफ फॉर्म में, और फिर उसको किडनी तक पहुंचा दिया, और किडनी से वो बॉडी से रिलीज हो गया। अच्छा, अब आगे है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स। इससे पहले भी जो हमने सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ा ना, और जो ये वाला टॉपिक है, ये आप लोगों के प्रीवियस बुक्स में नहीं थे, ये अभी न्यू बुक में शामिल हुआ है, तो इसके ना आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेल स्पेशलाइजेशन पे एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था सेल स्पेशलाइजेशन का। अगर अलग से लॉन्ग आया ना, तो आपने सेल स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके अंदर ये जितने भी सेल्स हमने पढ़े हैं ना, उनके 3 से 4 पॉइंट्स आपने लिख देना है, या फिर किसी पे अलग से नोट, जैसे मसल सेल्स थी उसके अंदर 3 टाइप्स भी बनती हैं, या लिवर सेल्स हैं, इन पे अलग से नोट भी आ सकते हैं आपके पास लॉन्ग में, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी क्या आ सकते हैं। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है विद इन एंड अक्रॉस सेल्स, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर शॉर्ट में विद इन सेल्स की डिवीजन पूछी जा सकती है, या अक्रॉस सेल्स की। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, और ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपने अब अच्छे से याद करने, क्योंकि ये आपकी इस बुक में न्यू है, वैसे भी ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन होता है डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, काम को बांट देना, और लेबर क्या है, मजदूर, फंक्शन, काम जो है उसको बांट देना। क्या है, काम को बांट देना, किसमें, एक तो है विद इन सेल्स, यानी सेल के अंदर हमने बहुत सी ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर लेना। एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, जो भी ऑर्गेनेलिज है वो सब अपने अपना अलग अलग फंक्शन कर रही हैं। तो सेल के अंदर भी हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक काम कर रही है, तो सेल के अंदर भी डिवीजन हुई हुई है काम की, लेबर की। और क्रॉस सेल्स का क्या मतलब है, कि जो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने लिवर सेल्स को देखा, मीजोफिल सेल्स को देखा, और न्यूरॉन्स को देखा, और ये जो थे रेड ब्लड सेल्स, सबका फंक्शन अलग था। तो ये है अक्रॉस सेल्स डिवीजन। एक डिवीजन सेल्स के अंदर हुई हुई है, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो डिफरेंट तरह के काम कर रही है, और एक डिवीजन जो है वो सेल्स की हुई हुई है, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं। तो ये दो तरह से हमारे पास डिवीजन हुई हुई है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कि स्पेशलाइजेशन हो जाना, मखसूस हो जाना डिफरेंट पार्ट्स का एक सिस्टम के, ताकि वो एक स्पेसिफिक एक खास टास्क को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके ना। अगर एक काम के ऊपर, अगर आपने के बहुत सारे काम है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, अब अगर स्पेसिफिक ही नहीं होगा किसने कौन सा काम करना है, तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। जैसे अब आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपने एक घर बनाना है, अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए कि ये बंदा ईंटें लाएगा, ये बंदा जो है वो जोड़ेगा, ये बंदा सीमेंट लाएगा, ये बंदा जो है वो ये काम करेगा, तो वो काम जो है वो एक तो जल्दी हो जाएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर काम को डिवाइड ना किया जाए और हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, तो काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। तो काम को, टास्क को डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है। एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि एनहेंस कर देता है, यानी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को, काम की बेहतरी को, और उसके फंक्शन को एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है उसके अंदर, विद इन द सेल्स, सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर भी, और अक्रॉस द सेल्स, जो सेल्स के बीच में फंक्शंस डिवाइड हुए हुए हैं उसको भी।
विद इन द सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। विद इन द सेल्स का मतलब होता है सेल्स के अंदर, सेल्स के दरमियान। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं सिंपल तरीके से, कि वेरियस ऑर्गेनेलीज है, बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है सेल के सर्वाइवल के लिए, यानी सेल के जिंदा रहने के लिए, उसकी लाइफ के लिए जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, एनर्जी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा है और लिपिड्स बना रहा है। इसके अंदर जो रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन्स बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। लाइसोसोम्स जो है वो वेस्ट मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं। तो सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और उसकी वजह से सेल की जो ओवरऑल ग्रोथ है, उसका सर्वाइवल, उसकी लाइफ है, उसका जो फंक्शन है वो चलता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर थी विद इन द सेल, सेल के अंदर। अब अक्रॉस द सेल्स, डिफरेंट सेल्स के दरमियान भी जो है वो डिवीजन हुई हुई है, जो हमने अभी देखा। और ये जो अक्रॉस द सेल्स वाली डिवीजन है ना, ये देखी जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उन्हीं के अंदर ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनके फंक्शंस को अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अक्रॉस द सेल्स भी होते हैं, यानी डिफरेंट सेल्स के दरमियान भी होती है। तो सेल की जो हर टाइप है, अलग टाइप, वो एक स्पेसिफिक, एक मखसूस रोल, उसका काम होता है, एक फंक्शन होता है, और उसकी वजह से वो ओवरऑल हमारी जो पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है ना, वो चल रहा है। विद इन द सेल्स में कौन कर रहा था काम? ऑर्गेनेलिस कर रही थी, जिसकी वजह से एक सेल की ग्रोथ हो रही थी। अब अक्रॉस द सेल्स में डिफरेंट सेल्स जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का, एक पूरे जानदार का जो है ना वो फंक्शन चल रहा है। अब एग्जाम्पल क्या है कि जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्शन करवाते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। जो नर्व सेल्स हैं, हमने अभी देखा, नर्व सेल्स क्या करते हैं? मैसेजेस को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन, इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। हर सेल का अलग अलग फंक्शन है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये जो इंटरसेलुलर, यानी सेल्स के दरमियान जो स्पेशलाइजेशन हुई हुई है, जो मखसूस हुए हुए उनके फंक्शन, उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बिल्कुल बहुत मुश्किल पेचीदा ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास दो तरह की डिवीजन है, एक विद इन द सेल्स और एक अक्रॉस द सेल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट साथ साथ मिलती रहे।